बांग्लादेश में जो अस्थिरता हमने देखी है उसके दूरगामी असर भी होंगे, लेकिन जो अभी दिख रहा है कि वहां प्रधानमंत्री को देश छोड़ना पड़ा, सैकड़ों लोगों की मौत के बाद अब अंतरिम सरकार वहां बन रही है। इस बीच भीड़ की हिंसा रुक नहीं रही है। बंगबंधु म्यूजियम, इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर जैसी गैर राजनीतिक जगहों पर भी तोड़फोड़ हुई है। इन हालात का असर बांग्लादेश के समृद्ध कपड़ा उद्योग पर भी पड़ा है। बांग्लादेश के कपड़ा उद्योग का हमने खासतौर से जिक्र इसलिए किया क्योंकि इसकी ख्याति दुनिया भर में रही है। चीन के बाद बांग्लादेश दुनिया में कपड़ों का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक हिंसा और तोड़फोड़ के डर से बांग्लादेश गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ने अपने सभी साथी व्यापारियों को अनिश्चित काल तक फैक्ट्रियां बंद रखने की सलाह दी है। ये एसोसिएशन बांग्लादेश में कपड़ा उत्पादकों और व्यापारियों का एक बड़ा समूह है और इसके सहमने या इसके घबराने का मतलब है कि बांग्लादेश की पूरी अर्थव्यवस्था का सहमना। भारत ने भी बांग्लादेश से लगे हुए अपने बॉर्डर्स, अपनी सीमाएं सील कर दी हैं। इससे दोनों देशों के बीच व्यापार ठप हो गया है। हालांकि भारत में कुछ एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि भले ही इस पूरे प्रकरण से भारत बांग्लादेश के व्यापार में घाटा हो रहा है, लेकिन भारत की कपड़ा इंडस्ट्री को फिलहाल इसका फायदा हो सकता है। ऐसी ही संभावनाओं के चलते 2 दिनों में भारत में कपड़ा बनाने वाली कंपनियों के स्टॉक्स 20% तक बढ़ गए हैं। इसी से उठते हैं कुछ सवाल, जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री की सूरत फिलहाल दुनिया में, खासतौर पर एशिया में कैसी है? हु इज द बॉस? और ये क्यों कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में पैदा हुए हालात के बाद भारत के कपड़ा उद्योग को लाभ हो सकता है? और बांग्लादेश जैसी छोटी इकोनॉमी भारत जैसे देश की कपड़ा इंडस्ट्री के लिए कॉम्पिटिटर कैसे बनी ऐतिहासिक रूप से? आज इन सभी सवालों पर अपन विस्तार से बात करेंगे। मैं हूं कुलदीप और आप देख रहे हैं जटिलता का विलोम और सरलता का पर्यायवाची आसान भाषा में। पहले समझिए कि कैसे भारत के साथ हुई कुछ दुर्घटनाओं और बांग्लादेश के कुछ सही साबित हुए फैसलों ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री का पूरा डायनेमिक्स बदल दिया, खासतौर से साउथ एशिया में। बात है 18वीं सदी की। कपड़ों के मामले में भारत जैसी दुनिया में कोई दूसरी जगह नहीं थी। यहाँ मलमल बनता था, जिसके बारे में एक ब्रिटिश यात्री ने लिखा कि भारत में बनने वाला मलमल पानी जैसा है, इतना मुलायम है। कहा जाता है कि भारत के बुनकर इस कदर महीन काम करते थे कि 90 मीटर कपड़े को आप अंगूठी से खींच सकते थे। एक जिक्र मिलता है कि 60 फीट का कपड़ा माचिस की डिब्बी में समा जाता था। बनारसी साड़ी को ले लीजिए, जिसके एक पल्ले की चौड़ाई को बुनने में 5600 धागे लगते थे। महज एक साड़ी को बनाने में 16 से 30 दिन लग जाते थे और एक वक्त में 3 से लेकर के 7 कारीगर इसे बनाने में लगते थे। हाल ये था कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद भी मशीनों का इस्तेमाल करके भी ब्रिटेन भारत से बने कपड़ों की बराबरी नहीं कर पा रहा था। इस इंडस्ट्री को खत्म करने के लिए अंग्रेजों ने ढेरों उपाय किए। ब्रिटेन की सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक आदेश दिया, कहा कि 3.5 लाख पाउंड के कपड़े इंग्लैंड से खरीदकर भारत में कम दामों पर डंप किए जाएं, माने उसे भारत में कम दामों पर बेचा जाए, ताकि भारत में बनने वाले हाई क्वालिटी कपड़ों की मार्केट में सेंध लगे। दूसरा आदेश इससे भी ज्यादा शातिर था, क्योंकि यही मर्केंटिलिज्म यानी वाणिज्यवाद का मूल था। मर्केंटिलिज्म माने व्यापार की ऐसी पॉलिसी जिसमें फ्री ट्रेड एक तरफा हो, माने एक पक्ष तो व्यापार में रियायत दे रहा है लेकिन दूसरा नहीं दे रहा है। उदाहरण के तौर पर ब्रिटेन से भारत आने वाले कपड़ों पर भारत में 0 टैक्स था, क्योंकि अंग्रेजों ने भारत के बड़े हिस्से पर कब्जा कर रखा था। लेकिन भारत में बनने वाले कपड़े अगर इंग्लैंड जाएं तो उन पर हपक्कर टैक्स लगता था। तो एक तरफ इंग्लैंड से आए कपड़े भारत में डंप किए गए, दूसरी तरफ भारत के एक्सपोर्ट्स यानी निर्यात को कम करने के लिए इंग्लैंड में भारत के कपड़ों पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाई गई। इस पूरी प्रक्रिया से भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री टूटने लगी। आज़ादी के बाद भारत ने इस इंडस्ट्री को फिर से पुरानी रॉ में खड़ी करने की कोशिशें की, लेकिन वो बात कभी आई नहीं। अब भी भारत सरकार टेक्सटाइल पार्क्स बनाने पर फोकस कर रही है, जिससे भारत का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट बढ़े, लेकिन फिर भी इंटरनेशनल मार्केट में भारतीय प्रोडक्ट्स धमाल नहीं मचा पाए हैं। ये तो भारत की बात हुई, अब बांग्लादेश की बात करते हैं। 1971 में जब पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बना, तब यहाँ की अर्थव्यवस्था की गाड़ी पूरी तरह से चरमराई हुई थी। वर्ल्ड बैंक के एक इकोनॉमिस्ट ने उस वक्त बांग्लादेश के हालात पर एक टिप्पणी की थी, इट वॉज लाइक द मॉर्निंग आफ्टर अ न्यूक्लियर अटैक, यानी बांग्लादेश का हाल ऐसा था जैसे किसी जगह पर परमाणु हमले के बाद की सुबह। बांग्लादेश बुरे हाल में था। तभी एक पहल हुई। बांग्लादेश की कंपनी देश गारमेंट्स ने कोरिया की डाइवू कंपनी के साथ कोलैबोरेट किया और उस वक्त कोरिया की कंपनियां कपड़ा उद्योग के मामले में एक्सपर्ट थी। बांग्लादेश से उन्हें सस्ते मजदूर मिले और बांग्लादेश को मिला उद्योग बढ़ाने का मौका। दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हुई। इसके बाद बांग्लादेश में कपड़ा उद्योग के क्षेत्र में कई स्वदेशी कंपनियां खड़ी हो गई और अवसर देखते हुए बांग्लादेश ने पॉलिसी में भी कुछ रियायतें दी, कुछ बदलाव किए। नतीजा ये हुआ कि ये देश रेडीमेड कपड़ों का एक बड़ा एक्सपोर्टर बनने लगा। बांग्लादेश में बनी कॉटन टी शर्ट्स और पैंट्स ने यूरोप और अमेरिका के बाजार में 1 दशक से धूम मचा रखी है। बीते करीब 4 दशक में बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था
करीब 25 गुना बढ़ गई है और इसमें बड़ा योगदान टेक्सटाइल इंडस्ट्री का ही है। तो आपने जाना है कि कपड़ा उद्योग के क्षेत्र में भारत और बांग्लादेश कहां-कहां खड़े हैं। अब दोनों पड़ोसी देशों की तुलना की बारी करते हैं। भारत और बांग्लादेश में कौन कितना आगे, इसको समझने के लिए कुछ आंकड़ों पर गौर आपको करना होगा। साल 2023-24 में बांग्लादेश में करीब 4 लाख करोड़ के कपड़े निर्यात किए थे बांग्लादेश ने, जबकि भारत ने 2,82,000 करोड़ के कपड़े एक्सपोर्ट किए थे। भारत के मुकाबले बांग्लादेश यूरोप में 2.7 गुना, 2.5 गुना से ज्यादा कपड़े एक्सपोर्ट करता है। लेकिन अगर उत्पादन की बात करें तो भारत बांग्लादेश से आगे है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इंडस्ट्री के कई पैमानों पर बांग्लादेश भारत से आगे है। लेकिन यहीं पर आपको एक ट्रिविया बताते हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड के मुताबिक बांग्लादेश में चलने वाली 25% मिलों के मालिक भारतीय हैं। तो ऐसी क्या वजह है कि भारतीय कपड़ा उत्पादक भारत की जगह बांग्लादेश को प्रेफर करते हैं? इसकी कई वजह है। पहली वजह है यूनिट लेबर कॉस्ट, यानी एक कपड़े को बनाने में कितनी मजदूरी देनी पड़ती है। बिजनेस इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में एक शर्ट बनाने में करीब मजदूरी का जो खर्च वो 18 रुपए आता है, जबकि भारत में यही शर्ट आप बनवाएंगे तो 41 रुपए मजदूरी का खर्च आएगा, यानी 2 गुने से भी ज्यादा। दूसरी वजह है लेबर कानून। बांग्लादेश में लेबर कानून काफी सरल है, इसकी वजह से वहाँ बड़ी मिलें स्थापित हो पाई, जबकि अपेक्षाकृत सख्त कानूनों की वजह से भारत में 80% मिलें छोटी हैं और असंगठित क्षेत्र का हिस्सा हैं। इसकी वजह से विदेशी व्यापारी बांग्लादेश प्रेफर करते हैं। तीसरी बात है ऑर्डर और डिलीवरी के बीच का समय। भारत में ऑर्डर मिलने से डिलीवरी होने तक औसतन 63 दिन लग जाते हैं, जबकि बांग्लादेश में सिर्फ 50 दिनों में ऑर्डर डिलीवर हो जाता है। चौथी वजह है एक्सपोर्ट में लगने वाला समय। बांग्लादेश में फैक्ट्री से बंदरगाह तक माल पहुंचने में सिर्फ 1 दिन का समय लगता है, जबकि भारत में कई बार बंदरगाह तक माल पहुंचने में ही 10 दिन का समय लग जाता है, जो कि भारत का क्षेत्रफल ज्यादा है। इसलिए ये एक ऑब्वियस बात भी है। इन सभी कारणों के चलते भारत की अपेक्षा पड़ोसी देश बांग्लादेश कपड़ा उत्पादकों और व्यापारियों के लिए आसान विकल्प हो जाता है। ऐसा नहीं है कि भारत सरकार इन समस्याओं को सुलझाने की कोशिश नहीं कर रही। साल 2020 में भारत में लेबर कानूनों को पहले के मुकाबले सरल बनाया गया। भारत सरकार ने कपड़े के उत्पादन को बढ़ाने के लिए इंसेंटिव्स का प्रावधान भी बनाया, लेकिन अभी इसका रिजल्ट जैसा मिलना चाहिए मिला नहीं है। लेकिन बीते कुछ दिनों में जिस तरह से बांग्लादेश में हालात बिगड़े हैं और स्थिरता आई है, उद्योगों को झटका लगा है, उससे भारत के कपड़ा उद्योग के लिए खिड़की खुलती हुई दिखाई दे रही है। 5 अगस्त को बिजनेस स्टैंडर्ड में एक रिपोर्ट छपी, जिसके मुताबिक भारत को हर महीने 300 से 400 मिलियन डॉलर यानी 2500 से 3300 करोड़ रुपए का फायदा हो सकता है। लेकिन हमारा उद्योग सिर्फ बांग्लादेश के हालात के भरोसे तो बैठ नहीं सकता और ना ही बैठता है, और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी ताकि ये सिर्फ एक टेम्परेरी प्रॉफिट बन करके ना रह जाए। पड़ोसी देश में हालात बेहतर हों, लोकतंत्र बहाल हो, ऐसी उम्मीद भारत भी करता है। प्रयास यही होना चाहिए कि हमारा उद्योग हर स्थिति में मजबूत बना रहे। आज आसान भाषा में इतना ही। ये स्टोरी लिखी थी हमारे साथी आकाश ने। फिर किसी विषय पर आसान भाषा में बात होगी। देखते रहिए दी ललन टॉक।